Dear students, welcome in the Tangraj chemistry classes. As you know that we were doing about the thermodynamics. आज हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे. इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वीक एसिड एंड बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस. फिर हम स्टडी करेंगे अबाउट द हीट कैपेसिटी एंड इट्स टाइप. देन रिलेशनशिप बिटवीन द Cp and Cv, heat capacity at constant pressure and at constant volume. Then Hess law of the heat summation and application of the Hess law. तो आज हम इस यूनिट में, इस लेक्चर में इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड और बेस विद अ strong acid or base. If either of the acid or base are weak, then their enthalpy of neutralization is less than the 57.1 kilojoule per mole. अगेन यहाँ पे जो माइनस साइन है दैट द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो एक्चुअल वैल्यू है कितनी है 57.1 किलोजूल पर मोल है, उनकी जो वैल्यू है इससे कम आती है. फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक केस लें एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट कंबाइन टू फॉर्म द CH3COONA दैट द सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू आ गई 55.9 किलोजूल पर मोल. अगेन साइन नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. एक्चुअली बच्चों जैसा आपको पता है जो वीक एसिड या बेस होते हैं दे डू नॉट अंडरगो टू द कंप्लीट डिसोसिएशन, इंस्टेड दे शो द पार्शियल डिसोसिएशन. तो जब हम उनको जो है वाटर में डिजोल्व करते हैं तो दे रिक्वायर सम एनर्जी, उनको कुछ एनर्जी रिक्वायर की जाती है फॉर द कंप्लीट आयोनाइजेशन, जो कि वो कंपनसेट करते हैं फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि जो CH3COH है दैट डिसोसिएट टू गिव द CH3COO नेगेटिव आयन एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन एंड दैट यूज द 1.2 किलोजूल पर मोल. अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमने उसने कंज्यूम की है एनर्जी फॉर द कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू द आयन. सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा और डेल्टा H क्या वहां पे 0 है. दैट एसिटेट आयन एंड सोडियम आयन कंबाइन टू फॉर्म द सोडियम एसिटेट. अगेन आयन कंबाइन करते हैं वाटर में तो वहां पे क्या है डेल्टा H अगेन 0 है. H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंबाइन करते हैं वाटर बनता है और डेल्टा H आपने देखा कितना है -57.1 किलो जूल. तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो इनकी जो एंथैल्पी है दैट इज ड्यू द सम ऑफ दीज वैल्यू. अब इसमें से ये वैल्यू क्या होगी यूज होगी है, इसलिए इनके ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन 57.1 किलोजूल पर मोल से कम आई. कितने आई यहाँ पे 55.9 किलोजूल पर मोल. तो नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन. बच्चों आप जानते हैं सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. जब हम सॉल्यूट को 1 मोल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वहां पे क्या है जो हीट चेंज होती है दैट चेंज इज इक्वल द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन. द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व इन द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्यूट है, इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया एक्वस, तो पोटेशियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन बना और डेल्टा H सॉल्यूशन कितना गया प्लस 18.6 किलोजूल. मीन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. सम सॉल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट बाय द एंडोथर्मिक प्रोसेसेस और सम सॉल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट बाय द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस. देन नेक्स्ट द हीट कैपेसिटी. ये हीट कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी मीन किसी की लिमिट.
तो यदि हमारे पास कोई सिस्टम है, उसको हमने हीट प्रोवाइड की और उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए हमने कितनी हीट उस सिस्टम को प्रोवाइड की, दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यदि हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई सिस्टम है, इसको हमने क्यू हीट सप्लाई की है और क्यू हीट सप्लाई करने पे इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था और वो राइज किया और दैट बिकम एज द T2। तो कितनी हमने ये हीट प्रोवाइड की, दैट इक्वल द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम। मैथमेटिकली जो Q है, जो C है, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1। मीन हीट सप्लाई करने पे टेम्परेचर में चेंज आया फ्रॉम T1 टू द T2, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 क्या हो गया, डेल्टा T, और C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। नाउ यूनिट, तो यहाँ पे क्या हीट सप्लाइड है टू द सिस्टम, Q डेल्टा T क्या है उसका, चेंज द टेम्परेचर है फ्रॉम T1 टू T2, और इसकी यूनिट क्या है, C इज इक्वल टू Q की यूनिट होती है जूल, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो जूल पर केल्विन। क्या बन गई इसकी यूनिट बच्चों, जूल पर केल्विन। सो इट अबाउट द हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि इस सिस्टम का मास कितना है। यदि हम जब उसको स्पेसिफाई करते हैं तो जो हीट रिक्वायर की जाती है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मीन अब हमने सिस्टम को स्पेसिफाई कर दिया बाय द 1 ग्राम, और इसका जो है हमने हीट प्रोवाइड की और टेम्परेचर अगेन T1 से T2 में राइज किया। कहां से, T1 से T2 में राइज किया। कितना हमने वहां पे हीट दी, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैथमेटिकली CS इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, वेयर M इज द मास ऑफ द सिस्टम और सब्सटेंस जिसको हमने ये हीट सप्लाई की, और डेल्टा T था चेंज इन द टेम्परेचर। नाउ यूनिट, तो Q की यूनिट है जूल, M मास की SI यूनिट है किलोग्राम, और टेम्परेचर की केल्विन, तो क्या बन गया ये जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। सो इट्स अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम सिंपली बोले कि Q अपॉन डेल्टा T C के बराबर होता है, तो वी कैन सी दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस, मीन C अपॉन M। देन नेक्स्ट द मोलर हीट कैपेसिटी। मीन अब जो सब्सटेंस या सिस्टम हम लेंगे उसको मोल की फॉर्म में लेंगे, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 मोल ऑफ द टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कि हमने क्या किया कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है और वहां पे कितनी हीट प्रोवाइड की, तो 1 मोल सब्सटेंस के लिए दैट इज कॉल्ड द मोलर हीट कैपेसिटी, कि 1 मोल सब्सटेंस लिया, इसको हीट प्रोवाइड की टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू द T2, तो दैट इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे उसको हम, मोलर हीट कैपेसिटी। मैथमेटिकली CM इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू डेल्टा T, Q अपॉन N इंटू डेल्टा T, Q हीट सप्लाइड, N नंबर ऑफ मोल, डेल्टा T चेंज द टेम्परेचर। तो जो यूनिट बनेगी इसकी, दैट द जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि Q की यूनिट होती है जूल, N की मोल और T की केल्विन, तो जूल पर केल्विन पर मोल, तो दैट द मोलर हीट कैपेसिटी। और जो मोलर हीट कैपेसिटी है Q अपॉन डेल्टा T, मैंने बताया C के बराबर होता है, तो व्हेन वी डिवाइड द हीट कैपेसिटी विद द नंबर ऑफ मोल, दैट बिकम एज द मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बनती है बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी बनती है। नाउ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर।
here Cv is the molar heat capacity at a constant volume और Cp is the molar heat capacity at a constant pressure. Cp क्या है? molar heat capacity at a constant pressure. तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? एंड सम जब हम Cp लेते हैं तो वहां पे कहता है कि कुछ वर्क डन करना पड़ता है टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, सो ड्यू टू दैट वॉल्यूम का वहां पे इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि H क्या होता है? U प्लस PV। H एंथैल्पी है, U इंटरनल एनर्जी प्लस P प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो फॉर 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस PV इज इक्वल टू RT। एक मोल यदि हम आइडियल गैस लेते हैं तो PV क्या होता है? इक्वल टू RT। तो हमारे पास H क्या बन जाएगा? U प्लस PV के प्लेस पे हमने RT पुट कर दिया, तो H इज इक्वल टू U प्लस RT। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो d अपॉन dt H, dH अपॉन dt इज इक्वल टू dH अपॉन dt इज इक्वल टू किसके बराबर है? du अपॉन dt प्लस d अपॉन dt ऑफ RT, डिफ्रेंसिएशन ऑफ द RT विद रिस्पेक्ट द टेम्परेचर। अब R क्या है? कांस्टेंट है। अब जो d यहाँ पे क्या है? स्मॉल चेंज। तो dH हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि चेंज इन द एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो dH क्या बन गया हमारे पास? QP अपॉन dt इज इक्वल टू जो du मीन चेंज द इंटरनल एनर्जी कहता है QV, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसके बराबर है वो? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो QV अपॉन dt प्लस R से बाहर आ गया dt अपॉन dt, R इंटू dt अपॉन dt। तो dt अपॉन dt ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों क्या हो गए? ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया? ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो QP अपॉन dt इज इक्वल टू QV अपॉन dt प्लस R आ जाएगा। अब QP बिकॉज मैंने अभी आपको बताया डेल्टा H कहता है QP, तो यहाँ पे DH आई मीन स्मॉल चेंज, और डेल्टा U क्या है? QV है। अब ये हमने बताया आपको जो है Q अपॉन डेल्टा T क्या होता है? C होता है। तो QP अपॉन dt क्या है? CP इज इक्वल टू QV अपॉन dt क्या है? CV प्लस R। तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो वी कैन से दैट CP Q अपॉन dt क्या है? इक्वल टू C बताया हमने। तो वी कैन से दैट CP minus CV equal to R. This equation is also called the Mayer relationship. क्या बोलते हैं इसको? हम Mayer relationship बोलते हैं। Hence we can say that CP is greater than the CV. कि CP क्या है? greater than the CV है by this value। कि जब हम CP में गैस कांस्टेंट ऐड करते हैं तब CV CP के बराबर बनती है, और CP minus CV क्या बन गया? R। नाउ जो रेशो ऑफ द CP CV है दैट टेल अबाउट द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। मीन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस मीन उसमें कितनी एटम प्रेजेंट हैं। इफ दैट CP अपॉन CV, इस रेशो को हम बोलते हैं दैट इक्वल टू CP अपॉन CV इक्वल टू एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। यदि CP अपॉन CV एटॉमिसिटी ऑफ द गैस 1.67 आता है, दैट आर गैसेज आर मोनोएटॉमिक गैसेज। कैसी है ये? मोनोएटॉमिक गैसेज हैं। यदि CP CV की रेशो 1.40 आती है देन दैट आर द डाई एटॉमिक गैसेज, और CP CV की रेशो यदि 1.30 या उससे कम आती है तो दैट आर द पॉली एटॉमिक गैसेज। तो फ्रॉम द दिस रेशो वी कैन कैलकुलेट द CP एंड CV वैल्यू। Next, Hess law for the heat summation. That the Hess law for the constant heat summation. Hess law, Hess was the name of the scientist
उसने वेरियस फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के एंथैल्पी चेंज स्टडी की, एंड ही गेव अ लॉ, द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इज सेम whether the process is carried out in a single or multi step। कि किसी भी रिएक्शन में चाहे वो सिंगल स्टेप में कैरी आउट करें या उसको मल्टी स्टेप में कैरी आउट करें, दोनों केस में जो वहां पे एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है वो सेम रहती है। तो उसको उसने थ्योरेटिकली जस्टिफाई किया कि लेट हमारे पास कोई सिस्टम है ए दैट इन द सिस्टम बी बाय इवॉल्विंग द हीट Q, और ए अब ये सिंगल स्टेप हो गया और मल्टी स्टेप में बी में चेंज हो रहा है थ्रू सी। जब ए सी में जाएगा तो Q1 हीट इवॉल्व होती है और सी से बी में जाएगा तो Q2 हीट इवॉल्व होती है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q डैश, दैट द हीट इवॉल्व व्हेन ए इनडायरेक्टली चेंज इनटू बी थ्रू सी। लेट अब हम मान लेते हैं कि जो Q है दैट इज ग्रेटर देन Q डैश, कि जो हमारे सिंगल स्टेप की हीट है वो मल्टी स्टेप की हीट से कैसी है, ग्रेटर है। ओके, देन इफ वी मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जाते हैं और बी से हम ए में आते हैं, ओके, थ्रू पास सी, देन जो एनर्जी इवॉल्व होती है, यदि हम जो है ए से कहां पे जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, और बी से ए में डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, थ्रू सी एंड ए, तो हमारे पास वहां पे एनर्जी इवॉल्व होगी Q माइनस Q डैश इन कंप्लीटिंग वन साइकिल। यदि हम ऐसे बार बार रिपीट करते रहेंगे ऑन रिपीटिंग नंबर ऑफ साइकिल, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएटेड विच इज अगेंस्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, कि हम यहाँ पे जो है बार बार इसको प्रोसेस को ए से बी में गए और बी से ए में आए थ्रू द सी, तो ये स्टेप बार बार अप्लाई करेंगे तो एनर्जी क्रिएट होती जाएगी। बट ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि वो बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा हम क्या करते हैं वहां पे कि Q स्मॉल देन द Q डैश है, तो वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहां पे जो है एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दोनों ही क्या है, ये लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है, इसलिए Q शुड बी इक्वल टू Q डैश। अब हम इसको जो है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है एक्सप्लेन करते हैं कि कार्बन व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, तो हमारे पास वहां पे CO2 बनता है, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज आता है वहां पे 393.5 किलो जूल पर मोल और एनर्जी इवॉल्व होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में मल्टी स्टेप में भी चेंज होता है, एक तो डायरेक्ट स्टेप है, डायरेक्ट स्टेप में क्या हुआ, कार्बन चेंज द कार्बन डाइऑक्साइड और वहां पे एनर्जी कितनी इवॉल्व हुई, माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। और कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड देन चेंज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या हो रहा है, कंबाइन द हाफ ऑक्सीजन ऑन द कार्बन मोनोऑक्साइड और डेल्टा H1 वहां पे है 110.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी इवॉल्व हुई, माइनस मीन इवॉल्व। फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अगेन जो हाफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन जो है हाफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और जो एनर्जी वहां पे इवॉल्व होगी दैट द माइनस 283.0 किलो जूल। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का सम कितना आएगा, माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। इट मीन चाहे आप रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में करो या मल्टी स्टेप में करो, हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज आता है, एनर्जी चेंज आता है, दैट रिमेन सेम, तो दैट इज द हेस लॉ। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द हेस लॉ, इस हेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है। तो पहले है एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, ये एप्लीकेशन इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। कि किसी भी कंपाउंड को हमने फॉर्म करना है तो वहां पे कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है। तो
इसको हम थ्रू एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन इफ इट्स एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज -1580 किलोजूल पर मोल and given enthalpy of the formation of the carbon dioxide and water are -393.5 and -286.1 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। तो हमने इथेन फॉर्म करना है। इथेन में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो जो डिजायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी कि 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म द C2H6 और डेल्टा H आपने ये कैलकुलेट करना है। अब आपके पास दिया क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो इथेन की कंबस्शन होगी C2H6 प्लस O2, इसको आपने बैलेंस करना है। तो C2H6 प्लस 7/2 O2 के अंदर 2 CO2 प्लस 3 वाटर, डेल्टा H कितना आ गया -1580 किलोजूल पर मोल। बच्चों आपने ध्यान रखना है, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करता है, कंप्लीट कंबस्शन करता है, तो वहां पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे और आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। जो आपका वहां पे एल्केन या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका आपने 1 मोल ही लेना है जिसकी आपने कंबस्शन करनी है। फिर आपको दिया है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो डेल्टा एच है यहाँ पे -393.5 किलोजूल पर मोल। फिर है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दैट फॉर्म फ्रॉम द H2 प्लस हाफ O2 H2O और डेल्टा H देखा है -286.1 किलोजूल पर मोल। अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशन 1 होगी कंबस्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन 2 और फॉर्मेशन ऑफ वाटर इक्वेशन 3 होगी। अब जितने भी यहाँ पे कार्बन के नंबर हैं, फ्रॉम दैट नंबर यू मल्टीप्लाई विद द कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद द 2, और जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर हैं उससे आपने वाटर की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई द 2 एंड 3 बाई द 3, और दोनों को आपने ऐड करना है और उसमें से आपने कंबस्शन इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देनी है। क्या बोला हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड 3 बाई 3 एंड ऐड देम एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। तो 2C प्लस 2O2 2CO2 और डेल्टा H कितना गया -787.0 किलोजूल। 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए और डेल्टा H को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया -787.0। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3H2 प्लस 3/2 O2 के अंदर 3 वाटर और डेल्टा H को मल्टीप्लाई किया, बन गया -858.3 किलोजूल। और दोनों को ऐड किया हमने। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन, इन दोनों को ऐड किया तो 7/2 O2 के अंदर 2 CO2 प्लस 3 वाटर। तो 3 वाटर है यहाँ पे और डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1645.3 किलोजूल। अब इसमें से कंबस्शन इक्वेशन जो है सब्ट्रैक्ट करनी है। यहाँ पे हमने कंबस्शन इक्वेशन लिखी C2H6 प्लस 7/2 O2 2 CO2 प्लस 3 वाटर और डेल्टा H कितना वहां पे -1580 किलोजूल। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस इसका माइनस और माइनस, अब यहाँ भी माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ गया ये कि 7/2 O2 से 7/2 O2 कैंसिल हो गए, 2 CO2 से 2 CO2, 3 वाटर से 3 वाटर, तो क्या रह गया 2C प्लस 3H2 और माइनस C2H6 दूसरा जगह प्लस बनेंगे C2H6 और डेल्टा H कितना गया -65.3 किलोजूल। तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इथेन। तो इस वे से आप किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांजिशन। बच्चों जैसा आप जानते हैं एलोट्रोप कहते हैं कि दैट आर द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, 2 या मोर देन 2 फॉर्म ऑफ द एलिमेंट को एलोट्रोप बोलते हैं। तो अगेन इसको हम जो है एक एग्जांपल की फॉर्म में स्टडी करते हैं। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ द ट्रांजिशन व्हेन डायमंड चेंज टू ग्रेफाइट गिवन दैट एंथैल्पीज ऑफ द combustion of the diamond and graphite are -393.5
एंड -395.4 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमने डिजायर्ड इक्वेशन क्या है कि हमने डायमंड को चेंज करना है ग्रेफाइट में। कार्बन डायमंड दैट आर द फॉर्म ऑफ द कार्बन डायमंड चेंज द कार्बन ग्रेफाइट डेल्टा एच निकालना है। और यहाँ पे दिया है गिवन कार्बन डायमंड प्लस O2 कंबस्शन की डेल्टा एच की वैल्यू है -393.5 और ग्रेफाइट अगेन कार्बन है प्लस O2 CO2 ही बनेगा डेल्टा एच -395.4 किलो जूल। अब आपने क्योंकि इसको चेंज करना है तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो कार्बन डायमंड प्लस O2 CO2 ऊपर लिख दिया हमने और कार्बन ग्रेफाइट उसको नीचे लिख दिया और साइन उसके जो है चेंज कर देंगे। साइन के आगे हमारे पास माइनस हो गया और वहां पे माइनस का क्या बन गया प्लस। तो O2 से O2 कैंसिल हो गया, CO2 से CO2, कार्बन डायमंड माइनस कार्बन ग्रेफाइट, तो कार्बन ग्रेफाइट दूसरी साइड चला जाएगा प्लस बन जाएगा कार्बन डायमंड चेंज द कार्बन ग्रेफाइट और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 1.9 किलो जूल। तो दैट द एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांजिशन।